दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश कृषि के बारे में बताएंगे। अच्छा सेशन लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो अब आप इसके उत्तर प्रदेश कृषि के बारे में देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि सबसे पहले कृषि विभाग की स्थापना 1875 में ही हो गई थी और 1880 में भू लेख विभाग को कृषि विभाग से संबद्ध कर दिया गया, जोड़ दिया गया। फिर विधिवत कृषि कृषि विभाग की जो विधिवत स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी। 1 मई 1920 में कृषि विभाग की विधिवत स्थापना हो गई थी। उसके बाद कृषि विभाग का तत्कालिक जो कृषि विभाग जब बना उसका काम क्या था, उस समय उपज और पालन था और भूमि संरक्षण था, गन्ना उत्पादन और उद्योग और कोलोनाइजेशन था। ये सब जब कृषि विभाग बना था उसका काम था, लेकिन कोलोनाइजेशन को 1964 में खत्म कर दिया गया। इस कोलोनाइजेशन को 1964 में बंद कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद गन्ना विभाग का गठन हुआ। कब हुआ गन्ना विभाग का? स्वतंत्रता के पश्चात हुआ गन्ना विभाग का 1952 में। ठीक है। देखो, उत्तरदायित्व कृषि विभाग का क्या उत्तरदायित्व कृषि विभाग का? तो इसका उत्तरदायित्व है तकनीकी प्रसार करना, कि तकनीकी रूप से कृषि हो और कृषि में जो निवेश प्रबंध करना, निवेश प्रबंध के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करना और विकास दर को तीव्र करना है। यही सब उत्तरदायित्व है। तकनीकी प्रसार करना, निवेश प्रबंध के माध्यम से उत्पाद एवं में वृद्धि और विकास दर को तीव्र करना, कृषि विकास दर को तीव्र करना इसका उत्तरदायित्व है। ठीक है। अब देखो कृषि विभाग के कार्यक्रम क्या थे, तो कई कार्यक्रम चलाए गए थे कृषि कृषि विभाग के। देखो, नेशनल मिशन ऑन ऑल सीड्स एंड ऑल पाम। देखो, पहले ये मिशन आइसोपाम के नाम से था, तो आइसोपाम का नाम बदल के नेशनल मिशन ऑन ऑल सीड ऑल पाम कर दिया गया। कब? 2014-15 में नीति आयोग द्वारा इसको नाम बदल के कर दिया गया। ठीक है। और ये सभी जनपदों में लागू है। कृषि निवेश पर 50% अनुदान है। कृषि पे जितने भी निवेश होते हैं उस पर सरकार 50% अनुदान देगी। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। देखो, ये भी नया नाम है। पुराना नाम देखो 2013-14 के पहले तक ये नाम आत्मा योजना था, जो 2014-15 में बदल के नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया। ठीक है। इस योजना का मुख्य मतलब क्या अंतर्गत था, तो जागरूकता लाना लोगों में कृषि के प्रति। और 2016-17 में इसके लिए कृषि का प्रशिक्षण किया, कृषि प्रशिक्षण एक्सपोजर विजिट किया गया, किसान मेला लगाया गया, वैज्ञानिक संवाद किया गया। ये सब 2016-17 में किया गया और कृषकों का एक ग्रुप बना के उनके भी संवाद कराया गया। इसका में मुख्य उद्देश्य था कि विभिन्न प्रकार के कृषि योजनाओं के बारे में एक दूसरे लोग जाने और उसको यूज करें, इस्तेमाल करें, जैसे जिससे कृषि उत्पादन बढ़ सके। फिर उसके बाद सस्टेनेबल कृषि एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या है कि विधिवत कृषि करना, जैसे रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। रेनफेड एरिया मतलब जहाँ जितनी पानी बरसता है उस हिसाब से उस एरिया को चयनित कर लेना और वही प्रकार के उत्पाद करना कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया गया किसानों का। वहाँ जाके गाँव में किसान मट्टी की जाँच करके किसान को एक कार्ड बना के दे देते थे, कि ताकि किसान को पता रहे कि मिट्टी कैसी है और उस पर किस प्रकार कितना कीटनाशक डाल के उत्पादन करना है। इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया। फिर परंपरागत कृषि का विकास योजना। ये देखो, परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था रासायनिक और एवं पेस्टिसाइड युक्त कृषि करके उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना था और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना था परंपरागत विकास योजना के अंतर्गत। ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। आगे स्लाइड में आप देखिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता में वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का उद्देश्य यही था खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल में वृद्धि करना, उत्पादकता में वृद्धि करना और टिकाऊ बनाना था। ठीक है। टिकाऊ बनाते हुए खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना था। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम ये क्या है, तो कृषि बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना।
कृषि बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को मिला के नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम चालू किया गया। ये योजना 2014-15 में चालू किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर क्षेत्रों की पहचान करना कृषि योग्य और उस पर उस क्षेत्र में जो चीज़ उत्पादन होता है उसकी वृद्धि करना ताकि कृषकों के आय बढ़ सके। इस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का ये उद्देश्य है। और प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना, ये 2015-16 में लाया गया था। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना था। किसकी, तो इसी में लिखा है, कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना। प्रशिक्षित कृषि उद्यमिता स्वावलंबन का क्या मुख्य उद्देश्य था? कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना था। 2015-16 में लाया गया था। देखिए, वर्मी कंपोज यूनिट की स्थापना कब की गई थी? तो क्यों की गई थी? तो वर्मी कंपोज यूनिट मृदा में जीवाश्मों के तत्वों की वृद्धि हेतु। वर्मी मतलब देखो, कचुआ क्या होते हैं, उसके जीवाश्म मृदा में क्या हो गया, उसकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए वर्मी कंपोज यूनिट की स्थापना की गई थी मृदा जीवाश्म तत्वों की वृद्धि हेतु। प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक वर्मी कंपोज यूनिट की स्थापना है। इसका उद्देश्य था प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक वर्मी कंपोजिट यूनिट की स्थापना करना था। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग के लिए, बुंदेलखंड में सिंचाई जल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा देने हेतु अधिकतम अनुदान पर स्प्रिंकल ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई थी। किसकी? तो स्प्रिंकल ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। ये देखो, नई सिंचाई प्रणाली, तो इसको थोड़ा सा याद कर लो। स्प्रिंकल ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गई थी कृषकों के खेतों में। कहाँ की गई थी? बुंदेलखंड में की गई थी। और देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? तो भूमि सेना योजना के स्थान पर 2017-18 में इसे लाया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को भूमि सेना योजना के स्थान पर लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था समस्त भूमि को सुधार हेतु, समस्त भूमि के सुधार हेतु था पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। तो ये योजना हो गया। अब देखो, कृषि संस्थान कहाँ कहाँ है? तो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि की शिक्षा अनुसंधान कहाँ कहाँ पे है? तो पहला क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में है। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे? कुमारगंज फैजाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय कहाँ पे है? प्रौद्योगिकी विद्यालय मोदीपुरम मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे है? मोदीपुरम मेरठ में है। और देखो, कृषि एवं प्रौद्योगिकी, एक सीधे नाम है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बादा में है। बस क्या है? कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बादा में है। और अगला क्या है? सैम हेगनबार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे? इलाहाबाद। सैम हेगनबार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये इलाहाबाद में। इसका दूसरा नाम क्या है? डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय। डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। थोड़ा सा अगले स्लाइड में देख लीजिए, क्लास कंप्लीट होगा। इसमें आपको ये देखना है, बता रहे हैं कि यूपी में जो कृषि में जो लोग लगे उसमें 59.3% लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं। पूरी जितनी जनसंख्या उतने में 59.3% लोग कृषि में लगे हैं। ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में है। ठीक है। यूपी में चावल की अपेक्षा गेहूं अधिक क्षेत्रों को उगाया जाता है और यूपी गेहूं में नंबर 1 पे भी है भारत में। और यूपी की प्रमुख फसल गेहूं है। ठीक है। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है? अगर कोई फसल चक्र अपनाता है, एक के बाद दूसरा बोता है, इससे क्या होती है? जो मृदा की उर्वरकता होती है वो थोड़ी
धीरे धीरे कम होती है। अगर एक ही फसल उगाएंगे तो उसकी उर्वरकता जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अलग अलग फसल उगाते हैं तो उसकी उर्वरकता थोड़ी धीरे धीरे कम होती है। ठीक है। फसल चक्र में पूर्वी यूपी में कैसे फसल चक्र होता है? तो पहले धान बोया जाता है, फिर मक्का, फिर गेहूँ। पूर्वी यूपी में फसल चक्र क्या है? धान, फिर मक्का, फिर गेहूँ है। यूपी में अग्रिम उत्पादक, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में किस चीज़ का होता है? गेहूँ, गन्ना, आलू। इन तीनों में नंबर 1 पे है। गेहूँ, गन्ना, आलू में नंबर 1 पे है। और नकदी फसल यूपी का प्रमुख नकदी फसल क्या है? तो गन्ना है। प्रमुख नकदी फसल क्या है यूपी का? गन्ना है। यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कहाँ है? लखनऊ में। प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में देखो कृषि अनुसंधान परिषद भी है। ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है। यूपी में पान के लिए महुआ है, पान के लिए महुआ प्रसिद्ध है। यूपी में खरीफ की फसल की बुआई कहाँ कब होती है? तो जून जुलाई में होती है। खरीफ की फसल यूपी में कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। आंवला सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है। आंवला प्रतापगढ़ में होता है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से लागू हुई है। यूपी में किसान मित्र योजना कब हुई लागू? 18 जून 2001 से लागू हुई है। कृषि वृद्धा पेंशन योजना, कृषक वृद्धा पेंशन योजना कब हुई है? तो 2 अक्टूबर 1998 से। यूपी में कृषक वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 1998 में से। यूपी में मलिहाबाद किस लिए फेमस है? मलिहाबाद फेमस है दशहरी आम के लिए। मलिहाबाद दशहरी आम के लिए है। दलहन शोध संस्थान, दलहन शोध संस्थान कहाँ पे? कानपुर में। थोड़ा भी इम्पोर्टेंट है। दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। ठीक है। फिर गन्ना का उत्पादन कहाँ पे गन्ना उत्पादन होता है? गन्ना में नंबर 1 यूपी है। तो उत्पादन कहाँ होता है? तो तराई क्षेत्र में होता है और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है। गन्ना का उत्पादन तराई क्षेत्र में और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होता है। यूपी में किसान बही योजना लागू हुई थी 1992 में। किसान बही योजना 1992 में। अफीम की खेती में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अग्रिम कौन है? तो बाराबंकी है। अफीम खेती में बाराबंकी है। चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है बुंदेलखंड में। चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो इलाहाबाद। सबको इलाहाबादी अमरूद फेमस है, तो यहीं पे है अमरूद प्रशिक्षण संस्थान। आशा करते हैं सेक्शन पसंद आया होगा। ये कृषि के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।